नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हाल जो मध्य प्रदेश में पुलिस वैकेंसी आई हुई है, उसका परीक्षा का फार्म आपको अगर पता ना हो, वैसे पता चल गया होगा, तो उसका जो परीक्षा का फार्म है, डेट है, उसको गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया है। वो 6 फरवरी कर दिया गया है। तो आप अच्छी तरीके से उसको फार्म भर सकते हैं और फार्म भरने के बाद आप तैयारी, तो आई होप कि आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इस जरिए से आपके लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बस वही ठीक है हमारे लिए। ठीक है, तो हम जितना मदद करने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं उतना हम कर रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पाए थे, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि स्वस्थ हो जाने के कारण, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ऐसा हो गया था। ठीक है, लेकिन अब फिर से आपको डेली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास के पहले 5 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा 6वां भाग है, यानी लेक्चर नंबर 6। ये 6वां लेक्चर है ना, 6वां नहीं है, शायद 7वां लेक्चर है। 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो पढ़ रहे थे वो मध्य प्रदेश में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में मौर्य काल पढ़ा। क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश में मौर्य काल। और मध्य प्रदेश में मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने वीडियो में पूरी तरह से बताया है, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये वही मौर्य काल है जो पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ये तो आप याद रखना। और ये कहाँ चलता था? तो ये मगध में चलता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने फुल डिटेल बता दी है। इससे संबंधित जो भी स्तूप, शिलालेख जो भी हमको मिले, वो सब मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद आया था सातवाहन वंश। सातवाहन जो वंश है, इसको भी हम पढ़ चुके। सतपुत्र गौतमी सतकर्णी के जो इसका इतिहास है। और ये जो एक प्रकार से देखा जाए तो ये गौतमी सतकर्णी के जो सिक्के हैं वो हमको उज्जैन के समथिंग देखने को मिले। ये हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिए। ठीक है, इसके बाद भारत में आया इंडो यूनानी, यानी यूनान टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। यूनान, जब उस समय भारत में मौर्य काल चल रहा था, उस समय कुछ यूनान के राजा भारत आए और उन्होंने भारत में आक्रमण किया। ये चीज मैं आपको बता दूं, इसीलिए अपने इतिहास में इंडो यूनानी काल एक टाइम पीरियड है जो जाना जाता है बेसिकली। तो ये कब था? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मौर्य काल के समय, जब भारत में मौर्य काल चल रहा था, उसी समय कुछ इंडो यूनानी यानी यूनान के कुछ राजा, जैसे एक राजा था जिसका नाम था डेमेट्रियस वंश था, एक यूनान में चलता था जिसका नाम था डेमेट्रियस वंश। और उस वंश का एक राजा था जिसका नाम था मेनेंडर। ये मेनेंडर जो है भारत आया था। अब मैं आपको बता दूं, ये भारत नहीं आया सबसे पहले। ऐसा किताबों में लिखा जाता है कि ये भारत आया, तो भारत नहीं आया। ये सबसे पहले आया था सयालकोट। और सयालकोट जो एक जगह है, वो पाकिस्तान के समथिंग आसपास आती है, सयालकोट, है ना। इस जगह इसने सबसे पहले शासन किया था। और उस टाइम पीरियड एक ऐसा जगह था कि जो अपना इंडिया हुआ करता था, वो इंडिया का जो पाकिस्तान का जो हिस्सा हुआ करता था, वो पूरा इंडिया में मिला हुआ था। तो जो भारत मतलब कि कोई अगर मान लो कि कहा जाए आज के समय का ये सियालकोट है, लेकिन ये पहले का समय का तो भारत ही था। इतना आप याद रखना, क्योंकि पहले जब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पाकिस्तान में पहुँच गया तो आज के समय में भारत नहीं पहुँचा, लेकिन पहले के समय में अगर इस जगह पे आ गया तो समझ लो कि भारत में आ गया। तो पहले भारत और जो पाकिस्तान वो एक था। तो थोड़ी सी बात आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो जो मेनेंडर था, इसका विशाल साम्राज्य सयालकोट में चलता था। और इसके जो इसने कम से कम कई बार पाटलिपुत्र में भी आक्रमण किए हैं, भारत के पाटलिपुत्र में, है ना। लेकिन इसका कुछ साक्ष्य हमको ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ बालाघाट में इसके सिक्के मिले। बालाघाट में हमको सिक्के मिले। अब एक चीज़ क्वेश्चन में आती रहती है कि जो मेनेंडर था, यूनान का एक राजा था मेनेंडर, उसके सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले में मिले? तो बस यही पूछ लेते हैं कि उसके सिक्के जो है वो मध्य प्रदेश के हमको बालाघाट में मिले। बस इतना आप याद रख लेना, बाकी कुछ याद मत करना, चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक वंश था जिसका नाम था शक वंश। इस शक वंश जो था, वो यूनान के जो राजा थे उनको खत्म करने के बाद एक प्रकार से इस शक की स्थापना हुई थी। मतलब जो शक थे ये भारत के नहीं थे, ये भी चीन से आए थे भारत में। इतना आप याद रखना, ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। अब इनने ये सोचा कि जैसे कोई व्यक्ति यूनान से आके भारत में राज कर ले, तो भाई हम तो चीन के हैं, भारत के पड़ोसी हैं, हम क्यों नहीं जाके नहीं कर सकते भारत में राज। पहले इन्होंने नहीं सोचा था जब तक कोई नहीं आया था बाहर का विदेशी। लेकिन जैसे ही यूनान के राजा जो भारत में आए, आक्रमण किया और उन्होंने भारत को जीता और राज शासन किया, वैसे ही चीन में जो शक लोग थे, शक वंश के जो राजा थे, उन्हें लगा कि अब तो हमारी भी दार यहाँ पर गल जाएगी पूरी तरह से। तो वो आए और उन्होंने यूनान को ही सबसे पहले टारगेट किया। जो यूनान के राजा हुआ करते थे, मेनेंडर वगैरह, इनको ही सबसे पहले टारगेट किया और भारत के पश्चिम रीजन पे,
जहाँ पर जो यूनान कब्जा करे थे उस पश्चिम रीजन के गुजरात वाले क्षेत्र मतलब इसी आसपास वाले इलाके में इन्होंने अपना आक्रमण किया। नासिक की तरफ इन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने अपने वंश की स्थापना कर ली, शक वंश की स्थापना। तो ऐसा आता है उल्लेख कि शक वंश जो है वो कहाँ से आया, और शक वंश का जो शासन है अगर भारत में बात करें तो एक तो पश्चिम भारत का नाम आता जिसमें नासिक का भी नाम आ जाता, और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इनका जो प्रभाव है वो उज्जैन में देखने को मिला। कहाँ मिला? उज्जैन में हमको देखने को मिला। तो याद रखना डेमेट्रियस यानी कि जो मेनेंडर वंश था उसका अगर हमको शासन कहीं देखने मिला तो बालाघाट में मध्य प्रदेश की, और जो शक है इसका अगर हमको कहीं शासन मिला मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में मिला, और उज्जैन में इनके नाम के कुछ सिक्के हमको देखने को मिले। इस वंश के एक राजा थे जिनका नाम था भूमक और नहपान। इसी वंश का एक उपवंश है जिसका नाम है छहरात वंश। इसी शक वंश की एक शाखा थी जिसका नाम है छहरात वंश, और ये उसी की एक शाखा थी। इसके एक दो राजा थे बड़े प्रसिद्ध थे, इनका नाम था भूमक और एक का नाम था नहपान। इनका एक का भूमक और एक का नहपान था। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो सातवाहन वंश था, और सातवाहन वंश का जो एक राजा था जिसका नाम था गौतमी सतकर्णी। गौतमी सतकर्णी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो नहयान जो था, भूमक तो कमजोर हुआ करता था, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जो नहपान था, नहपान ये जो राजा था इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध लड़ा था, और युद्ध लड़ने के बाद हार गया था। ज़्यादा ताकतवर ये भी नहीं था। तो मतलब इनका कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, और लड़ाई में अगर देखा जाए तो नहपान जो थे इस वंश के राजा, छहरात जो वंश था इसी वंश से संबंधित थे। तो इनके कुछ सिक्के हमको मध्य प्रदेश में मिले, और वो मध्य प्रदेश में कहाँ मिले? शिवपुरी में मिले, शिवपुरी में मिले। तो आप इस चीज़ को याद रखना, जो छहरात वंश था उसके सिक्के हमको कहाँ मिले? तो शिवपुरी में मिले। ठीक है। इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है इसके राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश के जो राजा थे ये कनिष्क थे, और ये भारत में बहुत बड़ा रोल निभाया इसने कुषाण वंश ने। और इनके अगर हम सिक्के की बात करें तो इनके सिक्के हमको शहडोल में देखने को मिले। मतलब शहडोल से हमको पता लगा कि यहाँ कुषाण वंश का कोई राजा हुआ करता था मध्य प्रदेश में। ठीक है। इनका एक और राजा था जिसका नाम था वासुदेव, और इस वासुदेव के सिक्कों की हम बात करें तो जबलपुर में मिले। दो ही चीज़ें याद रखना, आपका काम हो जाएगा हिस्ट्री से। इससे डीपली कुछ नहीं पूछा जाएगा, गारंटी से आपको बता रहे हैं, विश्वास कीजिए आप। इससे डीपली कुछ नहीं हिस्ट्री में। MP पुलिस वगैरह और MPPSC प्री वगैरह आप फाड़ दोगे 100%। ठीक है। तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। एक मालव जाति थी, मालव जाति। ये मालव जाति का अक्सर आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता कि मालव जाति जो है, जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 322 टाइम पीरियड के समय, 322 ईस्वी टाइम पीरियड के समय की बात कर रहे हैं। उस समय उस टाइम पीरियड में जो जाति थी ये मालव जाति, ये एक प्रकार से भारत के उस मतलब कि इस पश्चिम वाले भारत यानी पाकिस्तान के कुछ इलाकों से छोड़कर भारत में आ गई थी। तो भारत में आगे ये मालवा जो आज का इंदौर वगैरह है, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, इन सब इलाकों में बसी थी, और इन सब इलाकों में बसने के कारण ये मालव जाति है, और इसी वजह से उस इलाके का नाम मालवा पड़ा। ये पूछा जाता क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का मालवा जो है, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो किस जनजाति के नाम पर रखा उसका नाम? तो आप बताएंगे मालव जाति के नाम पर रखा। ये अक्सर आप भूल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नाग वंश, तो नाग वंश की हम अगर बात करें तो ये भारत के मथुरा क्षेत्र में हुआ करता था। कहाँ पर? मथुरा क्षेत्र में। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था वृषनाथ। कौन था? इसका इतना याद रखना कि इसका संस्थापक वृषनाथ था। और इसने एक तो इतना याद रखना कि इसका जो एक भारत मध्य प्रदेश से जुड़ा ऐसा रिश्ता है नाग वंश का कि इसने गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त से नाग वंश के अंत मतलब की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्रगुप्त ने नाग वंश के अंतिम राजा गणपति नाग को हराकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद नाग वंश के बाद याद रखना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे गुप्त वंश के राजा, इन्होंने नाग वंश की एक राजकुमारी थी जिसके नाम था कुबेर नागा से शादी की थी। कुबेर नागा से इन्होंने शादी की थी। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि इनके साक्ष्य हमको कहाँ मिले, तो इनके सिक्के वगैरह विदिशा में हमको मिले। कहाँ? विदिशा में मिले। बस इतना आप याद रखना। एक और वंश है जिसका नाम है बोधि वंश। ये बोधि वंश जो है वह वैसे ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कोई साधु संत थे, एक क्षेत्र पर्टिकुलर एक हल्के से क्षेत्र में अपना शासन करते थे, इसीलिए इसको बोधि वंश बोल दिया। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में था, और इनके जो राजा थे एक का नाम था श्री बोधि, एक का नाम था वसु बोधि, एक का नाम था चंद्र बोधि, एक का नाम था शिव बोधि। अगर इनमें से पूछ लें आप कि शिव बोधि जो है वो किस वंश के राजा थे तो आप बता दीजिएगा बोधि। इनका जो साक्ष्य उनके सिक्के वगैरह हैं वो हमको कहाँ मिले? तो जबलपुर में। तो ये हमारा लेक्चर था हिस्ट्री का।
7वां लेक्चर है लगभग, और 6 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा।